हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूँ माद लतीफ़। तो अभी मैं कोयटा में हूँ। कोयटा से जो है ना वीडियो ये बना रहा हूँ। अभी बहुत जल्द मैं और हसन नासिर इकट्ठे वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप इकट्ठे वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। तो उन्हें मैं बता दूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ यहाँ पे बुलान मेडिकल कॉलेज में ना। तो यहाँ पे आया हूँ, अभी क्लासेस हमारी चल रही हैं, इस वजह से हम काफ़ी दूर हैं। तो बहुत जल्द मैं जाने वाला हूँ वापस। तो हम बहुत जल्द जो है इकट्ठे वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बाकी आप जितना प्यार दे रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो का टाइटल है वो है 1971 वार बाय भारत तक। तो आपको बता दें, हमने 2 वीडियोस पहले बनाई हैं इस पे 1971 वार पे। एक खान सर की बनाई है और एक बनाई है हमने डिफेंस डिटेक्टिव की। तो लेकिन लोगों ने कहा कि आप इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएं। तो मैंने कहा हम हाजिर हैं, हम तो बैठिए आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो आप जो सजेस्ट करेंगे वीडियो अच्छी हम बनाएंगे, ठीक है। तो बाकी 1971 वार का मतलब ओवरव्यू आपको देते चलेंगे। आप 93,000 ट्रूप्स मतलब जो पाकिस्तानी थे उन्होंने सरेंडर किया था इंडिया को, इंडिया की आर्मी के सामने। और उस वक्त हमारे जनरल नियाजी थे वहाँ पे, मतलब जो हेड कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी को बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। मतलब पहले ईस्ट पाकिस्तान था, अभी बांग्लादेश। तो बहुत सारी वजूहत थी जिसकी वजह से मतलब वो सेपरेट हो और आज बांग्लादेश है। तो उस पर बात हम करेंगे, पहले बस वीडियो देख लेते हैं। तो बस हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला वीडियो देख के। तो बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूं तो भारत ने हर युद्ध में पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई है, पर आज हम वंदे मातरम में उस एक तरफा जंग की कहानी सुनाएंगे जिसके हर एक पहलू में पाकिस्तान के लिए सबक है। सबक ये कि हिंदुस्तान जैसे ताकतवर देश को छेड़ोगे तो चूर चूर हो जाओगे। Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? Nothing but exaggerated lies. Pakistan launched a full-scale war against us. Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. पैमाने का It was indeed a miracle. God was good to us. इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व की औरत थी। वो हिस्ट्री जो बांग्लादेश की अलग होती। हिंदुस्तान इसके लिए पूरा तैयार था। इट वॉज डिवास्टेशन ऑल ओवर। सबके लिए हिप्पी पूरे हो गई। It was a matter of touch and go. ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दायरे में फैला हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान में दमन की राजनीति आजादी के बाद से ही चल रही थी। जिन्ना ने ढाका में ऐलान किया था कि पाकिस्तान के हर बाशिंदे को बस एक ही भाषा बोलनी चाहिए, उर्दू और सिर्फ उर्दू। पाकिस्तान के उर्दू भाषी पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को खुद से छोटा मानते थे। इसी बीच 1970 में पाकिस्तानी इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए। मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने ईस्ट की 169 में से 167 सीटें हासिल कर ली थी और भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेस्ट के 138 में सिर्फ 81। यानी पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र ईस्ट पाकिस्तान बनने वाला था। पर इसे रोकने के लिए सियासी दांवपेच शुरू हो गए। ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह हुआ, तब इस बगावत को कुचलने के लिए जनरल टिक्का खान को ढाका रवाना कर दिया गया। टिक्का खान एक जालिम जनरल था। बलूचिस्तान का विद्रोह भी इसी ने अपनी बर्बरता से दबाया था और आने वाले सालों में इसे बुचर ऑफ बलूचिस्तान भी कहा गया था। उसकी अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में अत्याचार की हदें पार करनी शुरू कर दी। The Pak Army on the night of 25th, 26th. पाकिस्तानी सेना ने 25 और 26 की रात में ऑपरेशन सर्च लाइट में ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला बोला।
और हजारों, मैं कह सकता हूं कि लाखों लोगों को मार दिया। शरणार्थी भारत आने लगे। तब श्रीमती गांधी ने फैसला लिया कि हमें बांग्लादेश के लोगों की मदद करनी चाहिए और इस तरह हम इस जंग में शामिल हुए। That is how we got involved. पूर्वी सरहद से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भारत की ओर पलायन करने लगे। 100,000 नहीं, लाखों की तादाद में रिफ्यूजी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम का रुख करने लगे। भारत के लिए इतनी तादाद में रिफ्यूजियों को शरण देना मुश्किल हो रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जानती थी कि रिफ्यूजियों की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना होगा। What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. Do you frankly expect to see war with Pakistan soon? It does look to many people as if it's inevitable. I don't think one can really give an answer to a question of this kind. Because as I said, we are trying everything possible to prevent it. तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, हिंदुस्तान का वो संयम जो उन परिस्थितियों में भी कायम रहा था। पर संयम के साथ ये भी याद दिला दें कि जब संयम टूटा तब क्या हुआ। इंदिरा ने सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ को बुलावा भेजा। What are you doing about it? And I said, nothing. Got nothing to do with me. And she said, I want you to go in and take action. And I said, do you know what that means, Prime Minister? And she said, no. I said, it means war. And she said, I don't mind if there's war. ईस्ट पाकिस्तान में तैनात जनरल टिक्का खान अत्याचार की ऐसी हदें पार कर रहा था कि उसे बंगाल का कसाई कहा जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने टिक्का खान को पद से हटाकर जनरल नियाजी को ईस्ट की बागडोर थमा ली। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में जनसंहार के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि हिंदुस्तानी फौज कभी भी ईस्ट पाकिस्तान की ओर कूच कर जाएगी और इसीलिए उसने पश्चिमी सरहद पर हमला बोल दिया। Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. भारत ने उसी रात से पश्चिमी सीमा पर हवाई गश्त शुरू की। और पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान के 2 एयरफील्ड पर बमबारी कर दी। पश्चिमी सीमा को महफूज तो किया था, पर पूरी ताकत नहीं झोंकी। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाने की कोशिश भी की। थार के रेगिस्तान में एक छोटा सा कस्बा है लोंगेवाला। 4 दिसंबर की देर रात जब जवानों की पेट्रोल पार्टी वहां से गुजर रही थी तो उन्होंने पाकिस्तान की ओर से आती हुई कुछ आवाजें सुनी। कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि ये आवाजें पाकिस्तानी टैंकों की थीं
जो लोंगेवाला की ओर बढ़ रहे थे। सर जी, दुश्मन के टैंक आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी ट्रक और टैंक लगातार हमारे नजदीक आ रहे हैं। ओवर। अल्फा वन। सर आदेश दीजिए, बताइए क्या करना है। दुश्मन के टैंक हमारे करीब आ रहे हैं। लोंगेवाला में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की अगुवाई में 23 पंजाब की बस एक कंपनी तैनात थी। और सामने से आ रहे थे पाकिस्तान के करीब 2000 से ज्यादा सैनिक। 90 के आसपास टैंक और ट्रक उनके पास थे। अगर भारतीय सैनिक मोर्चा छोड़ते तो पाकिस्तानी भारतीय शहरों का रुख कर सकते थे, और अगर वहां बने रहते तो आत्महत्या से कम नहीं होता। In the evening of the 4th December 1971, by about midnight, the patrol leader 4 दिसंबर 1971 की शाम आधी रात को हमारी पेट्रोल पार्टी ने बताया कि वो बॉर्डर पर टैंकों की आवाज सुन सकते हैं। ये आवाज बढ़ती जा रही थी। आवाज सुनकर पेट्रोल पार्टी को लगा कि टैंक हमारी ही तरफ आ रहे हैं। कुछ देर बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि कर ली कि दुश्मन भारतीय सीमा के अंदर आ चुका है। He confirmed to me that after about few minutes that the enemy armor has crossed into the Indian territory. मेजर चांदपुरी जानते थे पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने अपने जवानों से कहा, जिसे भी दुश्मन का खौफ है वो भाग जाने को आजाद है। बस इतना याद रखना कि जो भी भागेगा वो बटालियन और उसके पुरखों के नाम पर कलंक लगाकर जाएगा। मैं आखिरी सांस तक यहीं रहूंगा, यहीं लड़ूंगा। मेजर चांदपुरी के किसी भी जवान की आंखों में मौत का खौफ नहीं था। वो तो अपने अफसर के साथ डटे रहे। वायुसेना के विमानों में उस वक्त वो तकनीक नहीं थी कि रात में उड़ान भर सके, यानी मदद सुबह ही पहुंच सकती थी। सामने 90 टैंकों की फौज और मोर्चा संभाले बस 120 भारतीय। बारूदी सुरंग बिछाने का भी वक्त भारत के पास नहीं था। पर आउटपोस्ट को घेर चुके पाकिस्तानियों से आकलन में एक गलती हो गई। पोस्ट के नजदीक पहुंचकर जब पाकिस्तानी टैंकों ने वहां कांटेदार तार देखी तो उसे माइन फील्ड समझ लिया। वो थम गए। इंजीनियर बुलाने और माइन ढूंढने की कवायद में पाकिस्तान ने 2 अहम घंटे गंवा दिए। और जब आखिरकार पाकिस्तानियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उनके टैंक रेत में धंसने लगे। भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने लोंगेवाला के पोस्ट की ओर उड़ान भर ली थी। इन टैंकों पर ऐसी बमबारी की गई कि 90 टैंक और ट्रक अपनी जगह पर ध्वस्त हो गए। पाकिस्तानी टैंक छोड़कर भाग रहे थे। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, 120 सैनिकों के सामने अपने 2000 का हश्र। लोंगेवाला की लड़ाई 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के मनोबल पर जबरदस्त चोट कर गई। उधर पूर्वी मोर्चे पर भी हमारी फौज लगातार आगे बढ़ रही थी। पूर्व में पाकिस्तान की सैन्य क्षमता कम नहीं थी। जनरल नियाजी ने किलेबंदी का रास्ता अपनाया था। सभी कम्युनिकेशन सेंटर, पुल पर कब्जा मजबूत किया। नियाजी ने अहम शहरों को किले में तब्दील कर दिया, पर ढाका को लेकर ऐसी कोई कोशिश नहीं की। शायद किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि ढाका तक भारतीय पहुंच सकते हैं।
पर भारतीय फौज तो अंतिम लक्ष्य की ओर देख रही थी। नियाजी टाउन्स डिफेंड करेगा, सो इसलिए हम लोग प्लान किया कि वी विल बाईपास द टाउन्स। कोई टाउन ने हमला करेगा, हम सीधे जाएगा जाकर। सो वी बाईपास द टाउन्स इन आवर प्लान्स। सो दैट वाज द की फैक्टर। वी डिड नॉट कैप्चर चिटगांव नor खुन्ना, but went straight for Dhaka, bypassing all the towns. So that was our plan. मोर्चे पर मोर्चा जीतते हुए हिंदुस्तानी सैनिक आगे बढ़ रहे थे। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान? तब कैसे अपनी विनती लेकर तुम अमेरिका के पास पहुंचे थे? जब वीरता के आगे टिक नहीं पाए तो कूटनीति का हथियार उठाया था। उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान में एक साथी नजर आता था और भारत रूस की दोस्ती को देखते हुए वो युद्ध में पाकिस्तान का पक्ष ले रहा था। भारतीय फौज के पराक्रम को देखते हुए उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के माथे पर पसीना आ रहा था। वो हर कीमत पर यही चाहते थे कि भारत अपने कदम वापस खींच ले। अमेरिका ने हिंदुस्तान की उत्तरी सीमा पर चीन के हमले की खबर फैलानी शुरू कर दी। वो जानता था कि ऐसी अफवाह सुनकर पाकिस्तानी सैनिकों में जोश भर जाएगा, पर हकीकत में चीन ने कभी हमला किया ही नहीं था। कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को अमेरिका से मदद मिल रही थी, साथ ही इंग्लैंड, चीन और श्रीलंका भी उसके साथ थे। भारत के पास थी तो बस हिम्मत और रूस की गहरी दोस्ती। उस वक्त यूएन में अमेरिकी दूत थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम और भारतीय सेना के वापस लौटने का प्रस्ताव पेश कर दिया, पर भारत के दोस्त रूस को भरोसा था कि भारत ये युद्ध जरूर जीतेगा और उसने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। अमेरिका के बेड़े स्ट्रेट ऑफ मेलिका में थे। दिल्ली बहुत घबराया, हमसे कहा जो शहर हम छोड़कर आ गए हैं उन पर कब्जा करो, लेकिन ढाका नहीं। हम ढाका के बाहर ही थे। हमने उस निर्देश को नजरअंदाज कर दिया और ढाका की ओर बढ़ गए। Impossible task, but no mention of Dhaka. We are outside Dhaka. We ignore that. जमीन की लड़ाई अब समुद्र तक भी पहुंच चुकी थी। भारतीय नौसेना ने 10 पाकिस्तानी युद्धपोत को नष्ट कर दिया। भारतीय डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन को समुद्र के तले में ही डुबो दिया। इसके अलावा 12 तेल टैंकरों को खाक कर दिया। तुम्हें याद है ना पाकिस्तान कि तुम्हारी नौसेना लड़ने की स्थिति में ही नहीं बची थी, हालांकि इंग्लैंड और अमेरिका से मदद खूब मिली थी। दस दिसंबर को ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भारतीय जल सीमा में दाखिल हो गया। इंग्लैंड की नेवी दुनिया में बहुत मजबूत थी, पर रूस ने जहाजों का एक बेड़ा, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और यहां तक कि न्यूक्लियर सबमरीन रवाना कर दिए जो एंटी शिप मिसाइल से लैस थे। तब मजबूरन इंग्लिश नेवी को भागना पड़ा था। फिर पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिकी कैरियर एंटरप्राइज और यूएसएस ट्राइपोली भारतीय जल सीमा में पहुंचे तो रूस ने उन्हें घेर कर मिसाइल तान दिए और सबमरीन को सतह से इतना ऊपर लेकर आए कि अमेरिकी जासूस सैटेलाइट उन्हें देख पाए। अमेरिका उल्टे पांव भाग गया। चीन पर भी रूस का दबाव काम कर रहा था। चूंकि पाकिस्तान के हर चालबाज साथी का जवाब रूस दे रहा था, भारत ने अपनी शक्ति केंद्रित की ढाका की ओर। पर अब पाकिस्तानी फौज ढाका की किलेबंदी शुरू कर चुकी थी और ढाका की किलेबंदी के लिए उसने वहां पहुंचने के लिए सड़कों और ब्रिजों को भी तबाह करना शुरू कर दिया। यानी हिंदुस्तानी फौज ने अगर अपना पूरा ध्यान ढाका की ओर मोड़ दिया था तो पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी ताकत ढाका की रक्षा के लिए झोंक दी। पाकिस्तान कैसे युद्ध के एक हफ्ते के भीतर चीन, अमेरिका और इंग्लैंड के साथ के बावजूद तुम पस्त पड़ गए थे? अगर भूल गए तो हम याद दिला दें कैसे भारतीय फौज ने दुनिया की सबसे बड़ी शर्मिंदगी तुम्हें दी थी। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर और हिंदुस्तान का बड़प्पन।
जब 1971 में युद्ध की शुरुआत हुई थी तो जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा था कि उन्हें कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा पाकिस्तान को हराने में। लेकिन यहां तो 10 दिन बीते और लगा कि युद्ध अब खत्म ही होने वाला है। पर यह आखिरी मोर्चा था जहां बगैर वक्त और जान गंवाए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करना था। I went to Niazi's office. मैं नियाजी के ऑफिस गया और मेरा ड्राफ्ट किया हुआ सरेंडर डॉक्यूमेंट पढ़कर सुनाया। ये मेरा खुद का सरेंडर ड्राफ्ट था और इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था। मैंने दिल्ली जो ड्राफ्ट भेजा था उसे किसी ने अप्रूव नहीं किया था। Not by anyone. नियाजी के दफ्तर पहुंचते ही जनरल जेकब ने उसे सरेंडर दस्तावेज पढ़कर सुनवाए। नियाजी को एतराज था, वो आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पाकिस्तान के अमेरिकी आका कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। वो बस वक्त चाहता था। All Pakistan military and paramilitary forces to surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of West Pakistani, originated by the forces under the command of Lieutenant General Jagjit Singh Arora. ये तो एक तरफा है। बिल्कुल भी नहीं। हम आपकी और आपके सैनिकों की देखभाल करेंगे। आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से प्रेजेंस ऑफ वारसा सलूक करेंगे। और अगर आपने फिर भी हमारी शर्तें नहीं मानी तो फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। सोच लीजिए, हम आपको आधे घंटे का वक्त देते हैं। इतनी देर में अगर आप राजी नहीं हुए तो हमें सीज फायर खत्म करना पड़ेगा। कम ऑन। ये कहकर जनरल जेकब उसके दफ्तर से बाहर निकल गए। वो आधे घंटे तक बाहर पाइप पीते रहे, टहलते रहे। बाहर मौजूद पत्रकार बार-बार उनसे सवाल पूछते, पर वो शांत रहे। ऊपर से तो वो शांत दिख रहे थे, पर भीतर ही भीतर सोच रहे थे। हम बाहर गया, बोला क्या किया? पाकिस्तान के पास ढाका में करीब 26,400 सैनिक हैं और हमारे पास सिर्फ 3,000। अगर वो सरेंडर को मना कर देगा तो मैं क्या करूंगा? सीज फायर का वक्त निकला जा रहा है। पासा पलट भी सकता है। अगर उसने इनकार कर दिया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। I had no answer. आधे घंटे बाद जब जनरल जेकब कमरे में वापस लौटे तो सरेंडर का दस्तावेज टेबल पर वैसे ही पड़ा था। तो क्या फैसला किया आपने? नियाजी को पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों से कोई आश्वासन मिल नहीं रहा था। अमेरिका भी चुप बैठा हुआ था। यानी नियाजी के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था। जान बचानी थी तो सरेंडर करना ही था। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, दुनिया की आंखों के सामने वो सरेंडर, जब एक एक पाकिस्तानी सैनिक ने हथियार डाला था। जनरल नियाजी ने अपनी पिस्तौल सौंपी थी। हिंदुस्तान की कदमों में झुक गए थे तुम। भूल गए तो याद दिला दे, तुमने अपनी आधी जमीन गंवा दी थी। तुम्हारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। रुतबा तार तार हो गया था। अपनी आधी जल सेना, चौथाई वायु सेना और 1/3 सेना को इस युद्ध में गंवा दिया था तुमने। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से।
हमने भी अपने तीनों वादे पूरे किए हैं। पर याद ही रखना है तो ये भी न भूलना, वो हिंदुस्तान ही था जिसने जीती हुई जमीन पर निगाह भी नहीं डाली। कब्जा तो दूर, ढाका में तिरंगा तक नहीं फहराया। 93,000 पाकिस्तानियों को युद्ध बंदी बनाया जरूर, लेकिन तुम्हारी तरह यातना नहीं दी। युद्ध युद्ध की रट लगाते हुए पाकिस्तान को समझना होगा कि अगर युद्ध हुआ तो विनाश सिर्फ उसका। ओके गाइस, वीडियो हो गई यहाँ पे एंड। तो काफ़ी मतलब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी थी, मतलब बाकी कुछ 2 वीडियोस जो हमने रिएक्शन जिन पे दिया है खान सर और जो है ना डिफेंस डिटेक्टिव के अलावा और बहुत सारी चीज़ें पता लगी इस पे, ठीक है। तो बाकी इन्होंने एक बात जो मुजीबर रहमान वाली की, शेख मुजीबर रहमान जो है ना वो अक्सरियत में थे, उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया, उनके खिलाफ फिर साजिशें चलाई गई, टिक्का खान को भेजा गया, ठीक है ना। तो मतलब मानते हैं इस मतलब सेपरेशन की बेस यहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान आर्मी ने भी और पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ मतलब जुल्म ज़्यादतियाँ उस वक्त हुई होंगी, ज़ाहिर बात है। जो मतलब जिसने जो है मुक्ति बाहिनी बनाई, जिसने वहाँ के लोगों के अंदर जज्बात उभारे, ठीक है। बाकी ये बात तो हम तस्लीम करते हैं, मतलब यहाँ कोई भी ऐसा नहीं कहता कि 1971 की वार हम जीते, नहीं हम नहीं जीते भाई। 93,000 ट्रूप्स ने वहाँ पे सरेंडर किया, हम मानते हैं इस चीज़ को। और समंदर के रास्ते से भी सारा रशिया ने घेर लिया था, मतलब वो वहाँ से भी वो पाकिस्तान और अमेरिका को जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए भी आया था, ठीक है, लेकिन मदद नहीं कर पाया। तो बाकी सारी बात है, अफसोस है, दुख की बात है कि वो हम बांग्लादेश से अलग हुआ, ठीक है ना, ईस्ट पाकिस्तान था। तो लेकिन अभी उसकी इकोनॉमी, उसकी ग्रोथ, उसकी जो है टूरिज़्म हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे है, ठीक है ना। तो मेजर गौरव ने भी जो है ना अपनी वीडियो में कहा था कि हम मानते हैं मुक्ति बाहिनी को ट्रेंड इंडियन आर्मी ने किया, इंडिया ने ट्रेंड किया, लेकिन वजह क्यों पेश आई उनको ट्रेंड करने की, उन लोगों के अंदर जज्बात क्यों उभरे बगावत के, ये वाकई सोचने की बात है। मतलब इससे जाहिर होता है कि उस वक्त जुल्म ज़्यादतियाँ मतलब हुई, कुछ जो है ना, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का इसमें फैक्टर शामिल है कि आज बांग्लादेश अलग है पाकिस्तान से, ठीक है। और बहुत सारी मतलब इसमें चीज़ें जो है ना पता लगी। हमने जो है ना 2 वीडियो इस पर और भी बनाई हुई, आप वो भी ज़रूर देखें, खान सर और डिफेंस डिटेक्टिव वाली। और बाकी हमने वार्स पे 1965 वार और जो है ना कारगिल वार, इन सारी वार्स पे भी हमने रिएक्शन दिए हुए हैं। गाइस अगर आपने नहीं देखे तो जाके ज़रूर देख लें, ठीक है। तो कहा जाता है कि उस वक्त जब जनरल टिक्का खान हो या जनरल न्याजी वहाँ पे गए तो उनका मेन मकसद यही था कि ओवरकम करना उन पे ना, मतलब दबाव डालना, उनको नीचे करना अपने बांग्लादेशियों को, लेकिन वो नहीं हो पाए। मतलब इस चीज़ ने उनके अंदर जज्बात उभारे कि मुक्ति बाहिनी बन गई, ठीक है। और बेसिक ये बात है यार, जब एक कंट्री की कौम ही जो है ना उस आर्मी के ख़िलाफ़ हो जाए वहाँ के, तो आर्मी कैसे जीत सकती है, उसका हौसला तो वहीं पर पस्त हो जाता है। ऊपर से फिर मतलब अंदर से मुक्ति बाहिनी जो है ना वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट होगी, और इंडिया ने भी मतलब इंडिया के साथ भी जो है ना वो जंग होगी वहाँ से, बांग्लादेश से। तो और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मदद को नहीं पहुँच सका, और वेस्ट पाकिस्तान से भी जो सपोर्ट थी वो भी ईस्ट पाकिस्तान आर्मी को नहीं पहुँची। तो ज़ाहिर बात है फिर एक ही ऑप्शन था सरेंडर, और मतलब फंस चुके थे मतलब वहाँ पे, इस वजह से सरेंडर करना ज़रूरी भी था, ठीक है। और मेरे ख्याल में से अलावा कोई और ऑप्शन था भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यू नो कि जब एक मतलब जो है ना आप चारों तरफ से घेर लिए जाएं तो सरेंडर के अलावा फिर जो है ना कोई ऑप्शन बचता नहीं है, ठीक है। तो हम मानते हैं हम हारे 1971 की वार, और बाकी जो है ना अफसोस है, दुख यही है कि उस वक्त जो जुल्म हुआ नहीं होना चाहिए था, जो भी मतलब रीज़न्स पीछे हैं सेपरेशन के वो नहीं होनी चाहिए थी। तो हम हमेशा पीस चाहते हैं, इंडिया के साथ भी, हर कंट्री के साथ भी हमारा जो है हमेशा से यही जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। तो बस इसी के साथ मेरे ख्याल में वीडियो एंड करते हैं। आप ज़रूर, आपको भी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिली होगी, हमें भी मिली है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो बस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, अच्छी अच्छी वीडियोस जस्ट ज़रूर कीजिए। तब तक अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।